मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम हिममंडल क्रायोस्फीयर पर चर्चा करेंगे। अभी तक फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत 4 मंडलों का अध्ययन किया जाता रहा है। स्थल मंडल लिथोस्फीयर जियोमॉर्फोलॉजी, जल मंडल हाइड्रोस्फीयर ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान, एटमॉस्फेयर वायुमंडल क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, बायोस्फीयर जीवमंडल बायोज्योग्राफी जैव भूगोल। लेकिन अब फिजिकल ज्योग्राफी में 5वां मंडल भी जुट गया है और इसका नाम है हिममंडल क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर का शाब्दिक अर्थ, क्रायो का शाब्दिक अर्थ होता है शीत, यानी क्रायोस्फीयर शीत मंडल। लेकिन जब तापमान हिमांक के नीचे जाता है तो जल जम जाता है, फ्रीज कर जाता है। इसलिए पृथ्वी की सतह पर, यानी पृथ्वी की सतह का वह भाग जो जमी हुई अवस्था में होता है, फ्रोजन कंडीशन में होता है, उसे हम हिममंडल या क्रायोस्फीयर कहते हैं। द फ्रोजन सरफेसेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड क्रायोस्फीयर। और अब हमें देखना है कि ये जो हिममंडल है, इसके कितने संघटक कंपोनेंट होते हैं और इसको कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। तो मोटे तौर पर देखें तो हमें क्रायोस्फीयर के 2 संघटक, प्रमुख संघटक कंपोनेंट दृष्टिगत होते हैं। नंबर 1 स्थायी संघटक स्टैटिक कंपोनेंट, और नंबर 2 गतिशील मोबाइल संघटक। प्रथम जो है वो स्थायी जो संघटक है, उसके अंतर्गत हम 2 तरह के संघटक भागों को सम्मिलित करते हैं। नंबर 1 हिमचादर आइस शीट, जैसे अंटार्कटिका की हिमचादर और ये ग्रीनलैंड की हिमचादर, और दूसरा परमाफ्रॉस्ट। हिमफ्रॉस्ट के लिए आइस शीट के लिए, हिमचादर के लिए यह आवश्यक है कि हिम की मोटी परतें स्थल पर हों, जैसे अंटार्कटिका पर हिम की मोटी चादर, ग्रीनलैंड पर हिम की मोटी चादर, इनको हम आइस शीट कहते हैं। और परमाफ्रॉस्ट यानी जमीन की सतह के नीचे जो भी जल की मात्रा होती है या नमी होती है, वह जब जमी हुई अवस्था में होता है और सतह के ऊपर हिम की कोई स्थायी परत नहीं होती है, उसको हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। जैसे रूस के साइबेरिया का परमाफ्रॉस्ट, यूरोप के स्कैंडिनेवियन देशों के परमाफ्रॉस्ट, कनाडा के परमाफ्रॉस्ट और अलास्का के परमाफ्रॉस्ट। ये 2 जो है स्थैतिक क्रायोस्फीयर हिममंडल के रूप है। गतिशील हिममंडल के अंतर्गत हम हिमनदों को सम्मिलित करते हैं, ग्लेशियर्स को। और ये ग्लेशियर कई तरह के होते हैं, जो हम जिसकी चर्चा अगले व्याख्यानों में करेंगे। लेकिन यहां बता दें, घाटी हिमनद, वैली ग्लेशियर, माउंटेन ग्लेशियर पर्वतीय हिमनद, अल्पाइन ग्लेशियर, ये इसको आप जानते रहे हैं और निचली कक्षाओं से लेके एमए तक इनके विषय में आप अध्ययन करते रहे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रकार हिमनदों का होता है, उन्हें कहते हैं आउटलेट ग्लेशियर। तो आउटलेट हिमनद कौन होते हैं? वे हिमनद जो कि समुद्र या झील तक पहुंच जाते हैं, उन्हें हम आउटलेट ग्लेशियर कहते हैं। जैसे हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है, जमुनोत्री ग्लेशियर है, आउटलेट नहीं है, क्योंकि ये जमीन पर ही
इसका अपक्षरण अवलेशन हो जाता है, ये पिघल के खत्म हो जाता है। तो एक तीसरा अंग भी आता है हिममंडल का, जो महासागरों और समुद्रों के ऊपर हिम का आवरण होता है। जैसे आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिक महासागर के ऊपर जो हिम का आवरण है, इसको क्या कहेंगे? ये हिम चादर तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहां हिम का आवरण जो है समुद्री जल के ऊपर है। और मैंने बताया कि हिम चादर होने के लिए जरूरी है कि जमीन के ऊपर हो। और अतः ये जो समुद्री हिम का आवरण होता है, ये गतिशील भी थोड़ा होता है, फ्लोट करता रहता, तैरता रहता है। इसको हम गतिशील हिममंडल के अंतर्गत ही सम्मिलित करते हैं। लेकिन ये मौसम में परिवर्तन यानी ग्रीष्मकाल और शीतकाल के आगमन के समय इनमें की मोटाई घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि समुद्र का जल तो जम नहीं सकता, क्योंकि वो खारा होता है, सलाइन होता है। अतः जो बर्फ पड़ती है उसी का जमाव समुद्रों के ऊपर आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर के ऊपर हो जाता है। इसलिए इनको हम गतिशील में भी रखते हैं। और हिम चादरों के ऊपर भी एक गतिशील छोटा संघटक होता है जिसको आइस स्ट्रीम कहते हैं। यानी जो आइस कैप से, आइस शीट के ऊपर आइस कैप से जितनी हिम पिघलती है वो तेज प्रवाहित होने वाली नदियों से समुद्र या झीलों तक पहुंच जाता है, उसको आइस स्ट्रीम कहते हैं। दोस्तों, ये हिममंडल का अध्ययन आने वाले समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की ताजे जल का 98% इसी हिममंडल में निहित है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उससे जब ये पिघल रहा है तो आने वाले दिनों में जल का संकट हो जा सकता है। आर्कटिक महासागर के तली के नीचे जो है वह खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का अपार भंडार छिपा पड़ा है, और आर्कटिक सी आइस पिघल रहा है, समुद्र खुल रहा है। तो आने वाले दिनों में इसका आर्थिक भू राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ने वाला है, जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यानों में करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।